बच्चे और बचपन के इकाई 4 की दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इकाई 4 का नाम है शारीरिक विकास और ये है 10 नंबर का आपका यूनिट है। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं हम। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 है, सूक्ष्म कोशलों का विकास कब होता है? सूक्ष्म कोशलों का विकास लगभग 4 से 5 वर्ष की अवस्था में व उसके उपरांत होता है। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास के प्रमुख आधार कौन कौन से हैं? तो शारीरिक तंत्र, शारीरिक आकार, शारीरिक गठन। बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले 4 कारकों के नाम लिखना है। तो पोषण, आनुवांशिकता, खेल या दुनिया को खोजने के मौके, और चौथा है बीमारियां। संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार वह आहार है जिसमें शरीर के लिए अपेक्षित सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो शारीरिक विकास आपका यूनिट का नाम है, तो शारीरिक शरीर से संबंधित ही सारे प्रश्न आएंगे। अगला प्रश्न है, पोषक तत्वों में कौन कौन से वर्ग होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, मांड, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज तत्व। अगला है, असंतुलित आहार के प्रमुख कारण बताइए। गरीबी, अज्ञानता, खाद्य पदार्थों की सीमित उपलब्धि, भोजन संबंधी अनुपयुक्त आदतें, टाइम से खाना न खाना, इसमें भी एक। डाउन सिंड्रोम के बारे में आप क्या जानते हैं? 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, इस बार आने के पूरे चांसेस हैं इसके। यह रोग जन्मजात आनुवांशिक अनियमितता के कारण होता है, जिसमें 46 गुणसूत्रों के स्थान पर 47 गुणसूत्र होते हैं। इसमें मस्तिष्क अन्य अल्प विकसित होता है, क्योंकि इनके तंत्रिका तंत्र का विकास दोषपूर्ण होता है। पहला है, गर्दन की लंबाई कम तथा यह मोटी होती है। दूसरा है, जीवा मोटी, मुंह खुला हुआ तथा दोनों आंखों के मध्य अधिक स्थान होता है। तीसरा है, मंद बुद्धि होते हैं। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इस रोग में शरीर पर घाव होने पर थक्का बनने में सामान्य से अधिक समय लगता है। अतः मामूली घाव हो जाने पर भी रुधिर लगातार बहता रहता है। यह केवल पुरुषों में होता है, स्त्रियां केवल रोगवाहक होती हैं। अगला प्रश्न है, हशियाकार कोशिका रक्तहीनता रोग को परिभाषित कीजिए। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। और 8वां में है, हशियाकार कोशिका रक्तहीनता सिकल सेल एनीमिया रोग क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा, इस रोग में रोगी के रुधिर में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण लाल रुधिर कणिकाएं सिकुड़कर हशियाकार दरांतीनुमा हो जाती है, जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है। विभिन्न सिंड्रोम के कारण अलग अलग विकलांगताएं प्रकट होती है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, गामक विकास से आप क्या समझते हैं? आपको दोस्तों शारीरिक विकास भी इसमें देखना है। शारीरिक विकास आपके यूनिट का नाम है, तो उसके बारे में भी आपको अच्छे से जानकारी ले लेनी है कि शारीरिक विकास कैसे कैसे होता है, कौन कौन से पौष्टिक तत्व हमें लेने चाहिए, इन सभी के बारे में आपको जानकारी ले लेनी है। 10 नंबर का यूनिट है, तो काफ़ी क्वेश्चन इस यूनिट से बनने वाले हैं। और गामक विकास के बारे में भी आप जान लें और इसकी विशेषताएँ भी जान लें। गामक विकास से आशय है, शरीर की विभिन्न मांसपेशियों को नियंत्रित करने की क्षमता जिस विकास के द्वारा आती है वह गामक विकास कहलाता है। तथा जन्म से पूर्व गर्भावस्था के 3 माह में शिशु की भुजाएं एवं पांव माता के गर्भ में गति करना शुरू कर देते हैं। 3 माह में शिशु की भुजाएं एवं पांव माता के गर्भ में गति करना शुरू कर देते हैं। फिर जन्म के कुछ सप्ताहों तक गामक विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है, परंतु स्नायुतंत्र अति परिपक्व होने से उनकी गामक गतिविधियां असमन्वित तथा यादृच्छिक होती है। कुछ अंतराल के बाद विभिन्न शारीरिक गतिविधियों में समन्वय स्थापित होने लगता है एवं एक निश्चित प्रक्रिया के दौरान वह अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। प्रारंभिक अवस्था में पूरे शरीर पर नियंत्रण प्राप्त करने के स्थान पर शरीर के विभिन्न अंगों पर क्रमशः नियंत्रित प्राप्त करता है। प्रथम 4 तथा 5 वर्षों में बच्चे अपने शारीरिक गतिविधियों पर नियंत्रण करने की क्षमताएं प्राप्त करता है, जैसे चलना, दौड़ना, खिलौनों से खेलना। 5 वर्ष की आयु के बाद शारीरिक गतिविधियों को समन्वय की क्षमता विकसित होती है, जैसे फेंकना, पकड़ना, लिखना, उपकरणों का प्रयोग आदि। गामक विकास की प्रक्रिया सरल से जटिल की ओर संचालित होती है, जैसे प्रारंभिक अवस्था में दौड़ना, चलना, स्वयं कपड़े पहनना आदि क्रियाओं को लेकर
लिखना, नृत्य करना, खेलना आदि जटिल क्रियाओं को सीखता है। प्रारंभ में अभ्यास के अभाव में इन क्रियाओं में इसका वांछित नियंत्रण नहीं होता है, परंतु उत्तरोत्तर अभ्यास के द्वारा कम परिश्रम से इन गतिविधियों को संचालित करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे आपको इसमें पूरी जानकारी लिख देनी है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, बड़ा क्वेश्चन है तो पूरी जानकारी लिखनी है आपको। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शैशवावस्था में शारीरिक विकास की प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता है, छोटे शिशुओं की तुलना में ऊंचाई और वजन वृद्धि की दर कम होती है। दूसरी विशेषता, संतुलन में सुधार, चलना अधिक समन्वित बन जाता है। तीसरी विशेषता है, दौड़ना, कूदना, कूदना, फेंकना, पकड़ना आदि कौशल विकसित होते हैं। चौथा है, चम्मच का प्रयोग व गिलास पकड़ने आदि का प्रयोग प्रभावी रूप से कर सकता है। अगला प्रश्न है, पूर्व बाल्यकाल अवस्था में शारीरिक विकास की प्रमुख विशेषताएं। पहली है, दौड़ना, कूदना, फुदकना तथा पकड़ना आदि के समन्वित हो जाता है। दूसरा, सरपट दौड़ना, एक पैर पर कूदना आदि क्रियाएं करने लगता है। तीसरी विशेषता है, 4 पहियों वाली साइकिल चलाने लगता है। चौथी विशेषता है, लेखन और गैर लेखन में अंतर बता देता है। पांचवी विशेषता है, शरीर सीधा और सरल बनने लगता है तथा प्रौढ़ों की भांति समानुपातिक लंबी टांगें होने लगती है। छठी विशेषता है, पहले स्थायी दांत उगने लगते हैं। सातवां जो विशेषता है, रस्सी कूदना आरंभ कर सकता है। सातवां है, पकड़ने और फेंकने में परिपक्व पैटर्न दिखते हैं। नौवां है, जूतों के फीते बांधने लगता है, अधिक जटिल आकृतियां बनाना और नाम लिखना सीखता है। अब पश्च बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की प्रमुख विशेषताएं क्या है। किशोर अवस्था तक ऊंचाई और भार धीमी वृद्धि जारी रहती है। प्रारंभिक दांतों के स्थान पर शनय शनय स्थायी दांत आने लगते हैं। तीसरी विशेषता है, लिखावट छोटी और पढ़ने योग्य बनती है। चौथी है, वर्ण उत्क्रम या गलत में कमी आती है। पांचवा है, चित्रकला अधिक व्यवस्थित तथा विस्तृत होती है जिसमें गहराई के संकेत होते हैं। छठी है, नियमानुसार खेल खेलना सामान्य प्रतीत होता है। तो ऐसे दोस्तों आपको सारी अवस्थाओं के बारे में जानकारी हासिल कर लेनी है। पूर्व किशोर अवस्था में शारीरिक विकास की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो पहली विशेषता है, लड़कियों में लड़कों की तुलना में किशोर वृद्धि प्रस्फुटन व्यय संधि काल 2 वर्ष पूर्व ही आ जाता है। दौड़ने, कूदने, फेंकने, ठोकर मारने, बैटिंग करने तथा सीढ़ी चढ़ने आदि स्थूल ग्राम कौशलों के अधिक तीव्रता तथा बेहतर सामान्य के साथ प्रदर्शित करते हैं। तीसरी विशेषता है, प्रतिक्रिया समय में सुधार आता है जिससे गाम कौशल विकास में वृद्धि होती है। चौथा है, चित्रकला में गहराई का निरूपण बढ़ जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट करना है। 2018 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, 2017 में भी क्वेश्चन आया है। दोनों सालों में दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका मतलब है आपको अपने पिछले साल के प्रश्न सारे देख लेने हैं एक बार, उनमें से भी अधिकांश प्रश्न आपको मिलेंगे। हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में सारे पेपर के जो है क्वेश्चन सारे इन्वॉल्व हैं, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना करके अपलोड करी हुई है, तो आप वहाँ जा करके उन्हें देख सकते हैं एक बार। उनमें से भी दोस्तों काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 100% आएंगे, तो उन्हें आप अच्छे से देखें एक बार। वृद्धि और विकास में जो पहला अंतर है, वृद्धि से तात्पर्य शारीरिक ढांचे में परिवर्तनों से है और विकास से तात्पर्य बालक में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों से है। प्रौढ़ अवस्था में परिपक्वता ग्रहण करने का पर वृद्धि रुक जाती है। विकास की प्रक्रिया प्रगतिशील होती है तथा आजीवन चलती रहती है। तीसरे नंबर का अंतर है, वृद्धि शरीर में परिमाणिकता परिवर्तनों को परिचायक है। विकास बालक में गुणात्मक परिवर्तनों का परिचायक है। चौथा अंतर है, वृद्धि में बालक के हाथ पैर लंबे हो जाते हैं, इनका वजन बढ़ता है और आकार व अनुपात में परिवर्तन हो जाते हैं। विकास में बालक के हाथ व पैरों की कार्यक्षमता व कार्यकुशलता बढ़ती है। पांचवा अंतर है, वृद्धि का मापन किया जा सकता है, विकास के परिवर्तनों का मापन नहीं किया जा सकता। इसके परिवर्तनों को केवल अनुभव किया जा सकता है। अगला अंतर है, वृद्धि सदैव नहीं होती, न सदैव एक ही गति से होती है। विकास का एक क्रम होता है और इसकी अवस्थाएं होती है।
सातवां अंतर है वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती, परिपक्वता ग्रहण करने के साथ साथ यह समाप्त हो जाती है। और विकास जो है एक सतत प्रक्रिया है, आजीवन चलती रहती है। आठवां अंतर है वृद्धि एक तरह से संपूर्ण विकास प्रक्रिया का एक चरण है। विकास जो है अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है, यह व्यक्ति में होने वाले समग्र परिवर्तनों को इकट्ठे रूप में व्यक्त करता है। नौवां अंतर है वृद्धि के साथ साथ सदैव विकास होता भी आवश्यक नहीं है। मोटापे के कारण बालक में भार में वृद्धि हो सकती है, परंतु इसकी कार्य क्षमता व कार्य कुशलता में कोई वृद्धि नहीं होती। और विकास भी वृद्धि के बिना संभव हो सकता है। कई बार यह देखा जा सकता है कि कुछ बच्चों की ऊंचाई, आकार व भार में समय गुजरने के साथ साथ कोई विशेष परिवर्तन दिखाई नहीं देता, परंतु उनकी कार्य क्षमता तथा शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक योग्यता में बराबर प्रगति होती रहती है। अगला अंतर है 10वां, विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया। शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने के पश्चात वृद्धि रुक जाती है और जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है विकास। अगला अंतर है प्राय व्यक्ति के कद, भार और शरीर आदि में परिवर्तनों के लिए वृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है, अतः परिमाणकता परिवर्तन की अभिव्यक्ति होती है और गुणात्मक व परिमाणात्मक पक्षों की अभिव्यक्ति होती है विकास। 12वां है वृद्धि विकास का एक चरण है, जबकि विकास में वृद्धि भी सम्मिलित है। 13वां अंतर है परिवर्तनों को देखा तथा मापा जा सकता है और परिवर्तनों को अनुभव किया जा सकता है, मापा नहीं जा सकता। 14वां अंतर है केवल शारीरिक परिवर्तनों को प्रकट कर सकते हैं वृद्धि में, और विकास में संपूर्ण पक्ष शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि के परिवर्तनों में संयुक्त रूप से प्रकट करता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, स्थूल गामा कौशल से क्या अभिप्राय है? स्थूल गामा कौशल के अंतर्गत आने वाली गतिविधियों का वर्णन करना है कि नहीं, 6 का। और अथवा में है सूक्ष्म गामा कौशलों को समझाना है, और इसके अथवा में है गामा कौशलों के विकास का विस्तृत उल्लेख करना है। दोस्तों ये प्रश्न भी 2018 में आया है, 2019 में आया है, तो आपको मैं फिर बता दूं, आपको पिछले साल का पेपर 100% देखना है। हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में सारे अवेलेबल है, तो आप वहां जाकर के सारे पेपर देख लें। 100% उनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपके इस बार एग्जाम में आने वाले हैं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। गामा कौशलों का विकास। गामा कौशल केवल शारीरिक क्रिया या गामक विकास का परिणाम नहीं है, बल्कि विभिन्न स्नायुतंत्र के संचालन का संयुक्त परिणाम है। कौशलता गामक विकास की संयुक्त जटिल प्रक्रिया है, जिसमें निरंतर त्रुटियों के बाद उत्तरोत्तर सुधार होता है। बच्चों के विद्यालय जाने से पूर्व के वर्ष गति, बल और समन्वय में वृद्धि के कारण विशिष्ट होते हैं। इस समय इनकी हड्डियां मुलायम और शरीर लचीला होता है, जिससे वे और अधिक कौशल सीखने में समर्थ होते हैं। वे नए नए कौशल सीखते हैं और निरंतर इनका अभ्यास करते हैं। इन कौशलों के प्रयोग से बच्चे और अपने वातावरण को समझ पाते हैं। गामा कौशलों के 2 भागों में बांटा गया है, स्थूल गामा कौशल और सूक्ष्म गामा कौशल। पहले बात करते हैं स्थूल गामा कौशल की। तो इन गतिविधियों में शरीर के समस्त अवयव काम में आते हैं। यह क्रिया जीवन पर्यंत चलती है। इस विकास के फलस्वरूप बच्चे शारीरिक गतिविधियों में नियंत्रण व समन्वय सीखते हैं, जिससे बच्चे गतिविधियों को हर पाने में, शारीरिक संतुलन, गति व नियंत्रण कर पाने में समर्थ हो जाते हैं। जैसे सिर को ऊपर उठाना, अंगुलियों को खोलना बंद करना, बैठना, लुढ़कना, खिसकना, खड़ा होना, चलना, दौड़ना और कूदना, और पैरों से प्रहार करना, छलांग लगाना, उछलना, पलटी का लगाना आदि। इन गतिविधियों का विकास क्रमबद्ध रूप से होता है। तो आप इन्हें अच्छे से देख सकते हैं। सिर को ऊपर उठाना, धारण शक्ति। नवजात शिशु में धारण क्रिया शुरू हो जाती है। वह अपनी अंगुलियों को खोलना व बंद करता है। 6 माह में वह वस्तु पकड़ने का प्रयास करता है। 2.5 वर्ष की आयु तक उसमें हल्की वस्तुओं को पकड़ने की क्षमता आ जाती है। बैठना, सिकुड़ना, लुढ़कना, सरकना, घुटने के बल चलना आदि सीखता है। तो आप इनके बारे में थोड़ा अच्छा सा अपनी बुक से या सीरीज में आप अच्छा सा पढ़ लें। खड़ा होना व चलना, लांग कर चलना, चढ़ना और पकड़ना आदि क्रियाएं जो होती हैं सूक्ष्म आदि, ये क्रियाएं हैं जो स्थूल गामक विकास में होती है। और अगला जो हम देखेंगे
सूक्ष्म गामा कौशल। दूसरे नंबर पर है सूक्ष्म गामा कौशल। तो सूक्ष्म गामा कौशलों का विकास लगभग 4 से 5 वर्ष की अवस्था में व उसके उपरांत होता है। बच्चे के सीखने के विभिन्न प्रयासों में वस्तुओं को उठाने, पकड़ने और जांच परख करने की क्रियाओं के साथ साथ खाने पीने, वस्त्र पहनने, लिखने, फेंकने, खिलौनों का प्रयोग करने की क्रियाएं भी सम्मिलित होती हैं। 18 से 36 माह की अवधि के दौरान बच्चे अपने हाथों का प्रयोग अधिक कुशलता से कर पाते हैं। वे अब छोटी छोटी वस्तुओं को बेहतर ढंग से उठा सकते हैं, पकड़ सकते हैं और फेंक सकते हैं। फेंकना, पकड़ना आदि क्रियाएं किस प्रकार होती है, इन सब के बारे में आपको अच्छे से देख लेना है। अब सारी बातें दोस्तों आपको बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। शॉर्ट में मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। सारे प्रश्न दोस्तों इन्हीं में से आने वाले हैं और आप पिछले वर्ष का जो पेपर है वो अच्छे से देख लें। काफ़ी क्वेश्चन दोस्तों उसमें से भी रिपीट होंगे। हमारे चैनल पर सब कुछ अवेलेबल है, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर BST से रिलेटेड हर प्रकार की आपको अपडेट मिलती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें।